Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are discussing chapter 23 of your book, that is the chromosomes and DNA. Let's start. क्रोमोसोम और डीएनए से बात करने से पहले हम इस चीज को देखते हैं. आपने कभी नोटिस किया है कि हर चीज जो है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करती है. जैसे किटन जो है वो कैट से रिजेंबल करती है. यहाँ तक कि आप लोग भी अपने फैमिली के फादर या मदर से या अपने क्लोज रिलेटिव से जो है वो रिजेंबल कर होते हैं. तो इन सब के पीछे जो रीजन है वो है क्रोमोसोम्स और डीएनए. तो ये क्रोमोसोम और डीएनए कब डिस्कवर हुए थे? क्रोमोसोम और डीएनए 1865 के अंदर जॉर्ज मेंटल ने प्रपोज किए थे. जॉर्ज मेंटल एक प्रीस्ट था जो कि एक चर्च के अंदर काम करता था. ही स्टडीड ऑन द पी प्लांट और उसने पी प्लांट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखा, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे थे. उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसने फैक्टर्स का वर्ड जो था वो प्रपोज किया. उसका ये काम जो है वो 1865 के अंदर पब्लिश हुआ. कीपिंग दैट इन माइंड कि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी कि वो सेल के अंदर या इवन न्यूक्लियस के अंदर हिडन मटेरियल को जो था वो आइडेंटिफाई कर सके और डिस्कवर कर सके. सो मेंडल का सारा काम जो था वो थ्योरेटिकल था. इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. उसने क्या बताया? उसने बताया कि आपके जो जेंडर यानी कि आपके जो डीएनए है या आपका क्रोमोसोम, ही यूज द फैक्टर्स एट दैट टाइम. तो उसने कहा कि जो फैक्टर्स हैं वो एक सर्टेन पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं और जिनके पेरेंट्स के अंदर वो फैक्टर प्रेजेंट होंगे वही फैक्टर्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में एक सर्टेन पैटर्न से जो है वो नजर आएंगे. अब जॉर्ज मेंडल का ये जो काम था ये 1865 में पब्लिश तो हो गया, लेकिन इसको इतना ज़्यादा फेम और रिकग्नाइजेशन नहीं मिली बिकॉज इस फॉर्म का या इस काम का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. तो इस चीज़ को देखने के लिए कि जॉर्ज मेंटल का ये काम अब तक जिंदा कैसे है और लोग इससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देखते हैं और ये काम रीडिस्कवर कब हुआ, इस चीज़ को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमलाइन. तो सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू 1865 के अंदर जॉर्ज मेंटल ने हेरिडिटी फैक्टर्स जो थे वो यूज़ किए. एंड देन 1882 के अंदर वॉल्टर फ्लेमिंग ने जो रैपिडली डिवाइडिंग सैलमेंडर बॉडीज के अंदर कुछ बॉडीज को देखा जो कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अपीयर होती हैं एंड देन आफ्टर वो डिसअपीयर हो जाती हैं. ही नेम दिस सेल डिवीजन या ही नेम दिस कलर्ड बॉडीज एज द क्रोमोसोम्स बिकॉज वो जो थी वो स्टेनिंग की वजह से कलर्ड अपीयरेंस शो करी थी. फिर 1900 के अंदर कार्ल कॉरेंस ने जो था वो हेरिडिटी का रिलेशनशिप जो था वो अटैच किया विद द क्रोमोसोम्स. यानी उसने इस चीज़ को प्रूफ किया कि जॉर्ज मेंडल के अंदर जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं दे आर शोइंग द सेम पैटर्न एज द क्रोमोसोम्स. लेकिन असल में ये जो सेहरा है मेंडल के काम के रीडिस्कवरी का ये जाता है 1902 के अंदर वॉल्टर एंड थियोडोर को. इन दोनों साइंटिस्ट ने जो था वो मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स के पैटर्न को देखा और देन दे फाइंड आउट कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स वही पैटर्न फॉलो करें जो कि जॉर्ज मेंटल ने शो किया था अपने फैक्टर्स के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर. फिर 1910 के अंदर टी.एच. मॉर्गन विच इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट, उसने रिलेशनशिप शो किया जीन्स का और क्रोमोसोम्स का. तो पहले हम बात कर लेते हैं टी.एच. मॉर्गन की कंट्रीब्यूशन की. ऑल्दो इन सारे साइंटिस्ट ने मिल के जेनेटिक थ्योरी को जो था वो प्रेजेंट किया और जेनेटिक थ्योरी एक सिंगल साइंटिस्ट का काम नहीं था, लेकिन उसके अंदर दो बंदों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. पहले जॉर्ज मेंडल जिन्होंने इस काम की जो था वो फर्स्ट टाइम प्रूफ प्रेजेंट किया या फर्स्ट टाइम इस काम के बारे में आइडिया प्रेजेंट किया, और फिर उसके बाद टी.एच. मॉर्गन ने जिन्होंने इन फैक्टर्स या क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स थे उनका लिंकेज और उनके मैकेनिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी शो की, और उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को यूज किया इसके लिए वो था फ्रूट फ्लाई. तो इसके साथ ही हमारा जो था वो क्रोमोसोम्स का जो था वो रिलेशनशिप और हर चीज़ जो थी वो क्लियर हो गई. देन हम आते हैं एक वॉल्टर एंड सटन थ्योरी पे. सटन थ्योरी ये वो थ्योरी थी जो कि वॉल्टर, थियोडोर और सटन ने जो था वो प्रेजेंट की थी, और इस थ्योरी का अंदर जो था वो एक ही पर्पस था कि क्रोमोसोम्स और जीन के बिहेवियर को शो करना. तो अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको नजर आएगा कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ आपस में अलाइन हो जाते हैं, एंड देन जो आपके गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. और यही चीज़ जो थी वो मेंडल ने अपने बिहेवियर ऑफ जीन्स में शो की थी. उन्होंने ये कहा था कि जो जीन्स होती हैं वो पेयर ऑफ एलील्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं इस तरीके से कि गैमेट के पास जो है वो पेयर ऑफ हर एक सिंगल कॉपी ऑफ एलील आता है. फिर उसने बताया कि
बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस। और मेंडल ने इस चीज को प्रूव किया कि होमोलोगस या जो वो जीन्स के जो पेयर के फॉर्म में जीन्स एग्जिस्ट करते हैं वो जो है वो डिवाइड हो जाते हैं या वो ऐसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं इनटू डिफरेंट गैमेट्स। फिर उसने बताया कि ड्यूरिंग मियोसिस जो हर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर इंडिपेंडेंटली अरेंज कर रहा होता है, तो इसने इसको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करवाया। एंड देन मेंडल्स ने बताया था कि हर जीन जो होती है उसका अलील जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। सो उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो प्रेजेंट किया था। तो इस चीज़ से आपको नज़र आ रहा है कि मेंडल्स के अंदर जीन्स का बिहेवियर वही पैटर्न शो कर रहा है जो कि क्रोमोसोम्स जो है वो अपना बिहेवियर में शो करते हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों को जो है वो पता चला कि क्रोमोसोम्स या कोई ऐसी बॉडी प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑफस्प्रिंग के बिहेवियर और उसके कैरेक्टरिस्टिक रिजेम्बलेंस से विद देयर पेरेंट्स। थैंक यू।